अरे ओ शारदा, कुछ सुना तूने? क्या हुआ? वर्मा जी की बहू है ना? क्या हुआ उनकी बहू को? तू तो जानती है आजकल की लड़कियां कैसी होती है। आते ही पूरा घर बिखर कर रख दिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल बात करती हूँ। रितेश के पापा घर आ गए होंगे। अरे आज आप जल्दी आ गए, क्या हुआ? परेशान सी दिख रही है। अरे क्या बताऊँ, सहनशीलता का तो नाम ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में। शादी की पहली सालगिरह से पहले ही बेटियां मायके आ जाती है और बहुएं ससुराल छोड़ जाती है। कुछ सुना आपने? वो अपने वर्मा जी है ना, उनकी बहू घर छोड़कर चली गई। ऑफिस से घर आते ही शारदा ने चाय के साथ पति राजेंद्र को सनसनीखेज खबर भी परोस दी। कौन से वर्मा जी? वो जो पिछली गली में रहते हैं, जिनके यहाँ हम भी गए थे शादी में, वो। लेकिन उस शादी के तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? राजेंद्र ने चाय के घूंट के साथ खबर को भी गटकने की कोशिश की, लेकिन खबर थी कि गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। हाँ हाँ, वही। बहू कहती है ससुराल में उसे घुटन होती है। ये आजकल की लड़कियां भी ना रिश्तों को तो कुछ समझती ही नहीं है। मानो रिश्ते ना हुए, नए फैशन के कपड़े हो गए। इधर जरा सा अनफिट हुए, उधर अलमारी से बाहर एक हम थे जो कपड़ों को फटने तक रफू करके पहनते रहते थे। वैसे ही रिश्तों को भी लाख गिले शिकवों के बावजूद निभाते रहते हैं। शारदा ने अपने जमाने को याद करके ठंडी सांस ली। लेकिन तुम्ही ने तो एक बार बताया था कि वर्मा जी अपनी बहू को एकदम बेटी की तरह रखते हैं। ना खाने पीने में पाबंदी, ना घूमने फिरने में रोक टोक, यहाँ तक कि अपनी बेटियाँ की तरह बहू को भी लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने की छूट दे रखी है। फिर भला बहू को क्या परेशानी हो गई? वही तो, वर्मा जी ने पहले तो ज़रूरत से ज़्यादा लाड कर उसे सिर पर चढ़ा लिया, और देखो अब वही लाड उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। इन बहुओं की लगाम तो कसकर ही रखनी चाहिए, जैसी हमारे ज़माने में रखी जाती थी। क्या मजाल कि मुंह से चूं भी निकल जाए। शारदा ने अपना समय याद किया। तो तुम भी कहाँ खुश थी मेरी माँ से? हर वक्त रोना ही रहता था तुम्हारी जबान पर। राजेंद्र ने उसके ख्यालों के फूले हुए गुब्बारे को तंज की पिन चुभोकर फुस कर दिया। बस बस रहने दो, तुम्हारी माँ थी ही हिटलर की कार्बन कॉपी। उन्हें तो हमेशा मुझ में कमियां ही नजर आती थी। कहते हुए शारदा ने चाय के बर्तन उठाए और बरबराते हुए रसोई की तरफ चल दी। राजेंद्र ने भी टीवी चलाया और न्यूज़ देखने में व्यस्त हो गया। वर्मा पुराण पर एक बारगी विराम लग गया। अरे शारदा, सुना तुमने? वह अपनी किटी एडमिन शांति जी है ना, उसकी बेटी अपने पति को छोड़कर मायके वापस आ गई। दूसरे दिन शाम को पार्क में पड़ोसिन कामनी ने उसे रोककर अपने चटपटे अंदाज में यह ब्रेकिंग न्यूज़ दी। तो शारदा के दिमाग में एक बार फिर से वर्मा जी की बहू घूम गई। क्या बात कर रही हो? उसने तो लव मैरिज की थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ? शारदा ने आश्चर्य से पूछा। अरे कुछ मत पूछो, ये आजकल की लड़कियां भी ना जाने किस दुनिया में जीती है। कहती है मुझसे गलती हो गई। शादी के बाद मुझे पता चला कि यह मेरे लिए परफेक्ट मैच नहीं है। यह भी कोई तर्क हुआ भला? कामनी ने हाथों के साथ साथ आंखें भी नचाई। अब क्या बताएं, यह तो आजकल घर घर की कहानी हो गई। बहुओं को ज़्यादा छूट दो तो उनके पर निकल आते हैं, कस कर रखो तो उन्हें घुटन होने लगती है। सहनशीलता का तो नाम ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में। शादी की पहली सालगिरह से पहले बेटियां मायके आ जाती है और बहुएं ससुराल छोड़ जाती है। पता नहीं कहाँ जाएगी यह 21वीं सदी। कहते हुए शारदा ने बात खत्म की और घर लौट आई। कहने को तो शारदा ने बात खत्म कर दी थी, लेकिन क्या सचमुच सिर्फ बात को खत्म कर देने भर से ही मुद्दा भी खत्म हो जाता है? नहीं ना, और तब तो बिल्कुल भी नहीं।
जब घर में खुद अपनी ही जवान औलाद हो। शारदा रास्ते भर अपने बेटे रितेश के बारे में सोचती जा रही थी। जाने उसकी उम्र भी तो विवाह लायक हो गई है। सीधे सरल स्वभाव का रितेश अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके अब एक एमएनसी में आकर्षक पैकेज पर नौकरी कर रहा है। मुंबई में अपना फ्लैट लेकर अकेला रहता है। घर का इकलौता बेटा है। देखने में भी किसी फिल्मी हीरो सा डार्क, टॉल और हैंडसम है। क्या ये खूबियाँ किसी की पसंद बनने के लिए काफ़ी नहीं है? लेकिन फिर भी क्या गारंटी है कि मेरी होने वाली बहू रितेश के साथ कर लेगी? शारदा के विचार थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर कुछ अनचाहा हुआ तो रितेश तो सारा दोष मुझ पर डालकर जिंदगी भर मुझे कोसता रहेगा। तो फिर कैसे चुनी जाए सर्वगुण संपन्न बहू जो पति का प्रिय भी हो? सुनिए, हम रितेश की शादी अपनी पसंद की लड़की से करेंगे या फिर रितेश की? एक रात शारदा ने राजेंद्र से पूछा, तुम भी ना बिना सिर पैर की बातें करती हो? अरे भाई, आजकल बच्चों की शादी की जाती है, उन पर थोपी नहीं जाती। सीधी सी बात है, यदि रितेश ने किसी को पसंद कर रखा है तो फिर वही हमारी भी पसंद होगी। तुम तो बस उसके मन की हाल ले लो। राजेंद्र ने अपना मत स्पष्ट किया। सुनकर शारदा को यह राहत मिली कि कम से कम इस मुद्दे पर तो घर में कोई बवाल नहीं मचेगा। रितेश, तुम्हारी मौसी ने 2 से 3 लड़कियों के बायोडाटा भेजे हैं, तुम्हें व्हाट्सएप कर दूं? एक दिन शारदा ने बेटे का दिल टटोलने की मंशा से कहा, अरे माँ, तुम मेरी पसंद तब से जानती हो जब मैं खुद भी कुछ नहीं जानता था। तुमसे बेहतर चुनाव मेरा नहीं हो सकता। तुम्हें जो ठीक लगे करो। रितेश ने स्पष्ट कह दिया। उसके इस जवाब से यह तो साफ था कि वह अरेंज मैरिज चाहता है। शारदा के दिल से एक बोझ उतरा, लेकिन अब दूसरा बोझ सवार हो गया। कहीं मेरी पसंद की लड़की रितेश की पसंद ना बन सकी तो? कहीं मुझसे लड़की को पहचानने में चूक हो गई तो? फोटो, बायोडाटा और 1-2 मुलाकातों में आप किसी को जान ही कितना पाते हो? अगर कुछ अनचाहा हुआ तो रितेश तो सारा दोष मुझ पर डालकर जिंदगी भर मुझे कोसता रहेगा। तो फिर कैसी चुनी जाए सर्वगुण संपन्न बहू जो पति प्रिय भी हो? शारदा फिर से उलझ गई। हर सवाल के जवाब गूगल बाबा के पास मिल जाते हैं। क्यों ना मैं भी उनकी मदद लूं? शारदा ने सोचा और अगले दिन गूगल पर सर्च करने लगी, अच्छी बहू की तलाश कैसे करें। शारदा ने गूगल पर टाइप किया और एक क्लिक के साथ ही कुछ सजी चजी भारतीय पहनावे वाली खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों के साथ कई सारी वेबसाइट के लिंक भी स्क्रीन पर आ गए, जिनमें लिखा था कि अच्छी बहू में क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छी बहू कैसे बना जाए, बहू को सांचे में कैसे ढाला जाए, सास बहू में कैसे तालमेल हो, आदि आदि। गूगल ने तो दिमाग में ही गोलमाल कर दिया। नेट पर अच्छी बहू खंगालते खंगालते शारदा का सिर चकराने लगा, लेकिन जो रिजल्ट वह चाह रही थी वह उसे फिर भी ना मिला। अब तो शारदा और भी ज़्यादा दुविधा में फंस गई। क्यों ना किसी अनुभवी से सलाह ली जाए। यह सोचकर उसने अपनी दूर की ननद सीमा को फ़ोन लगाया। कहो भाभी, कैसी हो? रितेश के लिए कोई लड़की वड़की देखी क्या? सीमा ने फ़ोन उठाते ही पूछा। अरे कहाँ दीदी, लड़कियां तो बहुत है, लेकिन अपने घर परिवार में सेट होने वाली लड़की को आखिर कैसे पहचाना जाए? कहीं हीरे की फेर में पत्थर उठा लिया तो? शारदा ने अपनी उलझन उनके सामने रख दी। अरे भाभी, पराई जाई लड़कियों को तो हमें ही अपने मुताबिक ढालना पड़ता है। जरा सा कस करो, फिर देखो कैसे सिर झुकाए आगे पीछे घूमती है। सीमा ने अपने अनुभव से दावा किया, लेकिन ज़्यादा कसने से वह कहीं बिदक गई तो? सीमा की बातें सुनकर शारदा सोच में पड़ गई। फिर उसने अपनी मौसेरी बहन पूनम को फ़ोन लगाया। अरे पूनम दीदी, कैसी हो आप? शारदा ने प्यार से पूछा। बस ठीक हूँ, तुम कहो रितेश के बारे में
क्या प्रोग्रेस है? कोई रिश्ता पसंद आया? पूनम को जिज्ञासा हो उठी थी। देख रहे हैं, आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। शारदा ने उन्हें टटोला। अरे शारदा, लड़कियां तो मिल ही जाएगी, लेकिन एक बात गांठ बांध के रख लेना, बहू पर ज़्यादा पाबंदी मत लगाना। खूंटे से बंधे हुए तो जानवर भी नहीं रहते, फिर वह तो जीती जागती एक इंसान होगी। बस अपनी बेटी की तरह ही रखना। पूनम ने उसे सलाह दी। पूनम की बात सुनते ही शारदा के दिमाग में वर्मा जी की बहू का किस्सा घूम गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बहू को छूट देना अधिक उचित है या उसे थोड़ी सी पाबंदी लगाकर अपने हिसाब से ढालना चाहिए। सब कुछ जलेबी की तरह गोल गोल उलझा हुआ था। शाम होते होते उसका दिमाग चकर घिरनी हो गया। एक तो पक्की उम्र में ब्याह, ऊपर से पढ़ी लिखी होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी, ना झुकने को तैयार ना सहने को। आजकल की लड़कियों के दिमाग भी ना जाने कौन से आसमान में रहते हैं। अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं, अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। शारदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रितेश के लिए किस तरह की लड़की तलाश करे, कामकाजी या घरेलू, व्यावसायिक डिग्री वाली या सिर्फ उच्च शिक्षित। यह तो बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा कठिन काम हो गया था। काम नहीं, इसे मिशन कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। यह रोज रोज का मैदा मिर्च मेरा पेट अब बर्दाश्त नहीं कर रहा। बाहर का खाते खाते मुझे होटल की सी फील आने लगी। खैर, जब रितेश की शादी की बात नाते रिश्ते में वायरल हुई तो हर रोज कहीं ना कहीं ये लड़कियों के फोटो और बायोडाटा आने लगे। हर शाम पहले शारदा उन्हें देखती परखती, फिर शारदा की चुनी हुई लिस्ट पर राजेंद्र की सहमति की मुहर लगती और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए सारा डाटा रितेश को भेज दिया जाता। महीनों की कवायद के बाद आखिर सर्वसम्मानित से निशा के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। 5 फीट 4 इंच लंबी, रंग गोरा, काले घने बाल और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वाभिमानी निशा यथा नाम तथा गुण एक ही नज़र में सबको पसंद आ गई। ऊपर से एमटेक की डिग्री, सोने पर सुहागा। जिसने सुना उसी ने रितेश को उत्तम चयन के लिए बधाई दी। शारदा खुश थी, लेकिन एक डर अभी भी उसे भीतर खाए जा रहा था। हर या किसी ने कही, निशा भी सोने की परत चढ़ा हुआ पीतल तो नहीं है? आखिर यह भी आज के ज़माने की ही लड़की है ना? क्या शादी को निभा लेगी? सगाई के 4 महीने बाद शादी होना तय हुआ। इन 4 महीनों में शारदा ने चाहे कपड़े हो या गहने, शादी का जोड़ा हो या हनीमून डेस्टिनेशन, सब कुछ निशा की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही फाइनल किया। शारदा सभी के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत ही सेफ साइड चल रही थी। धूमधाम से शादी हो गई। कुछ शारदा को तो कुछ निशा को हिदायतें नसीहतें देते देते मेहमानों से भरा हुआ घर धीरे धीरे खाली हो गया। रितेश और निशा अपने हनीमून से भी लौट आए। दोनों ही खुश और संतुष्ट लग रहे थे। शारदा ने चैन की सांस ली। अब तक तो सब कुछ किसी सुंदर सपने सा चल रहा था। हकीकत से सामना होना अभी बाकी था। शादी के बाद रितेश और निशा का बेंगलुरु जाना तो तय ही था। शारदा पैकिंग में उनकी मदद कर रही थी। हालांकि वह चाहती थी कि अब कुछ दिन और निशा को लाड कर ले, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना है। आसपास के उदाहरण देते हुए शारदा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बात से निशा का मूड खराब हो और उसे रितेश से अपने शादी के फैसले पर पछतावा हो। लो, अब मैडम की नई जिद सुनो। कहती है कि मम्मी जी के साथ रहना है। अरे भाई, जब मम्मी के साथ ही रहना था तो इस बंदे से शादी ही क्यों की थी? रितेश ने डाइनिंग टेबल पर निशा को छेड़ा तो शारदा आश्चर्य से निशा की तरफ देखने लगी। राजेंद्र ने भी चौंक कर देखा। पता नहीं वहां जाकर कौन सा तिरिया चरित्र दिखाएगी। शारदा आशंकित हो गई।
उसने बेंगलुरु जाने में बहुत आनाकानी की, लेकिन बहू कहो या बहुमत उसकी एक ना चली और चारों सदस्य बेंगलुरु आ गए। पढ़ाई के सिलसिले में कभी हॉस्टल तो कभी पीजी में रही। निशा को घर में रहने के तौर तरीके नहीं आते थे। पूरा घर हॉस्टल की तरह ही बिखरा रहता था। घर का बुरा हाल देखकर शारदा को बहुत कोप होती थी। बाकी घर तो शारदा सहेज लेती थी, लेकिन निशा की चीज़ों को हाथ लगाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इस बात से डरती वह बहू को कुछ बोल नहीं पाती थी, कहीं उसे बुरा न लग जाए और वह ससुराल छोड़कर मायके जाने की ना सोचने लगे। साफ सफाई की तो छोड़िए, रसोई में भी निशा दक्ष नहीं थी। शौक कहो या मजबूरी, आए दिन उसे बाहर से पिज्ज़ा बर्गर ऑर्डर करने की आदत थी। सो यहाँ भी रोज़ बाहर से खाना आने लगा। उफ, यह रोज़ रोज़ बाहर का खाना जेब और पेट दोनों का भट्टा बिठा देगा। लेकिन निशा को समझ आए तब ना, मैंने कुछ कह दिया तो खामखा बात का बतंगर बन जाएगा। यह सोचकर शारदा चुप्पी साध लेती। शारदा निशा से मन ही मन भयभीत सी रहती थी। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण होते हुए भी एक अनजानी सी दूरी उसने अपने दोनों के बीच बना रखी थी। सहमी सहमी सी शारदा ने खुद को एक खोल में बंद करके अपने चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच ली। शारदा ने खुद को एडजस्ट कर लिया, लेकिन पेट तो आखिर पेट ही था। अधिक सहन नहीं कर पाया और एक दिन राजेंद्र की तबीयत खराब हो गई। क्या शारदा, तुम भी बहू के आते ही फिल्मों वाली सास बन गई, एकदम आलसी हो गई हो। आलसी? अरे भाई, जरा रसोई में भी झांक लिया करो। यह रोज रोज का मैदा मिर्च मेरा पेट अब बर्दाश्त नहीं कर रहा। बाहर का खाते खाते मुझे होटल की सी फीलिंग आने लगी। अब कुछ घर वाली फीलिंग आने दो। राजेंद्र ने मजाकिया लहजे में कहा। अगर निशा को बुरा लग गया तो कहीं वह घर छोड़कर चली गई तो? जानते हो ना, आजकल की लड़कियां कुछ भी टॉलरेट नहीं करती। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, अपने घर चलकर सब तुम्हारे हिसाब से बना दूंगी। बर्दाश्त ना हो तो कुछ दिन एसिडिटी या हाजमे की दवा ले लो। राजेंद्र को समझाती शारदा कमरे से बाहर निकल गई। तभी वह रितेश के कमरे से आती निशा की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। निशा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। समझने की कोशिश करो, इस तरह तो यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। यह माहौल ज़्यादा दिन रहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। निशा हालांकि बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन शारदा का तो रोम रोम कान बना हुआ था। निशा की बातें सुनकर उसे चक्कर सा आ गया। वह वहीं लॉबी में कुर्सी पकड़कर बैठ गई। उनके परिवार की हंसी उड़ाते नाते रिश्तेदार, चटखारे लेते पड़ोसी, उदास नर्वस सा रितेश, मुंह छिपाते राजेंद्र और भी ना जाने कितनी ही तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। नहीं नहीं, वह इस तरह की स्थिति नहीं आने देगी। अपने परिवार की इज्जत और रितेश की आने वाली ज़िंदगी के लिए निशा के पांव पकड़ लेगी, लेकिन उसे यह घर छोड़कर नहीं जाने देगी। शारदा ने निश्चय किया और किसी तरह उठकर निशा के कमरे की तरफ बढ़ गई। निशा बिटिया, मैं तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं। तुम पर किसी तरह की कोई पाबंदी भी हमने नहीं लगाई। देखो, अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात से तकलीफ़ हुई है तो प्लीज़ तुम रितेश को कोई सज़ा मत देना। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम जैसे चाहो वैसे रहो, लेकिन घर छोड़कर जाने की बात मत सोचना। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। शारदा निशा के आगे गिड़गिड़ा कर बोली। निशा हतप्रभ सी उसे देख रही थी। पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर अचानक उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ गया और उसे अपनी माँ से होने वाली बातचीत याद हो आई। सारा माजरा समझ में आते ही निशा की हंसी छूट गई। वह खिलखिलाते हुए शारदा के गले से झूल गई। ओह माँ, आप कितनी क्यूट हो।
अब तक मुझसे इसलिए दूरी बनाए हुए थी कि कहीं मुझे कुछ बुरा ना लग जाए, और मैं नासमझ इसे आपका एटीट्यूड समझ रही थी। माँ, यह सच है कि हम आजकल की लड़कियाँ अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं। हम ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करती तो किसी पर ज़्यादती करती भी नहीं। परिवार में रहना हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। शारदा, आपने भी आजकल की लड़कियों को ठीक से नहीं समझा, लेकिन इतना पढ़ लिख कर आखिर मैं भी तो बॉडम ही रही ना। मैं भी आपको कहाँ समझ पाई। निशा ने प्यार से शारदा के गाल खींच लिए। लो कर लो बात। भाई, यह तो गजब ही हुआ। सास अपनी बहू से डरती रही और बहू अपनी सास से। अरे शारदा रानी, रिश्ते के समीकरण गणित की तरह नहीं होते कि 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। वहाँ 2 और 2 22 भी हो सकते हैं। जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से यह भी जरूरी नहीं कि जो सबके साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो। समझी तुम? यह कहकर राजेंद्र ने ठहाका लगाया। जी पापा, आप एकदम सही कह रहे हैं। चलिए, आज हम आपकी पसंद की सब्जियां लेकर आते हैं। यूँ तो यूट्यूब पर कुछ भी बनाना सीखा जा सकता है, लेकिन जो रेसिपी माँ के हाथ की हो, उसका भला किसी से क्या मुकाबला। माँ, मुझे भी खाना बनाना सीखना है, सिखाओगी ना? निशा ने शारदा के गले में बाहें डाल दी। क्यों नहीं, ज़रूर। शारदा मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट में डर की परछाई बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है, सबके संस्कारों में फ़र्क होता है। अगर किसी एक बहू ने गलती कर दी, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया की सारी बहुएं गलत है। हमें अपनी नज़र को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम बहू को बेटी मानकर अपनापन दे, तो वह भी हमें अपनापन और मान सम्मान ज़रूर देगी। बहू का मतलब यह नहीं होता कि हम उनको एक पिंजरे में कैद करके रखें। उन्हें भी खुले आसमान में उड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।